सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी भारत की खोज के अध्याय 6 अंतिम दौर एक इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसमें से बनाए गए हैं छोटे छोटे। उनके आधार पर हम इस पाठ की पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं और उन छोटे प्रश्नों के आधार पर आप बड़े प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से लिख सकते हैं। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में मैंने कर दिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ से आप उस पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ पर जो समझाने लायक बातें वो समझाई गई है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ भारत कैसी व्यवस्था में बंध गया? अंग्रेजी राज्य जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, जो उसमें भारत पर अपना व्यापार के बाद जो शासन स्थापित कर लिया, तो उसकी स्थापना के बाद भारत कैसी व्यवस्था में बंध गया? तो भारत एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के साथ बंध गया जिसका संचालन उसकी धरती के बाहर से हो रहा था। मतलब उसका संचालन कहाँ से हो रहा था? धरती के बाहर से हो रहा था, मतलब इंग्लैंड से हो रहा था, ब्रिटेन से हो रहा था। ठीक है, नए पूंजीवाद का प्रभाव भारत पर क्या पड़ना था? मतलब जो नया पूंजीवाद था उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ने वाला था कि भारत का जो आर्थिक ढांचा था उस पर तो पड़ने वाला था ही। आर्थिक ढांचा जो भारत का था वो चरमरा गया था, तो उस पर इसका प्रभाव, नए पूंजीवाद का प्रभाव पड़ना ही था। अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था? तो अंग्रेजों का लक्ष्य था कि लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। भारत में वो क्या चाहते थे कि लगान, टैक्स लगा करके जल्दी से जल्दी पैसा इकट्ठा किया जाए। अंग्रेजी सरकार के दो खास महकमे कौन से थे? मालगुजारी और पुलिस। अंग्रेजी शासन की धुरी कौन था? तो हर जिले का कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट अंग्रेजी शासन की धुरी मतलब कैंट, जो सेंटर पॉइंट होता है वो ये। कैपिटेशन चार्ज क्या था? इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण, जो इंग्लैंड में जो ब्रिटिश सेना थी उसके ट्रेनिंग का जो एक पार्ट होता था, उसका खर्चा कौन उठाता था? भारत को उठाना पड़ता था। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कैपिटेशन चार्ज कहते हैं। कैपिटेशन चार्ज इसको कहा जाता है। भारत में पाश्चात्य संस्कृति को लाने का काम किन किन ने किया? तो भारत में पाश्चात्य संस्कृति को लाने का काम शिक्षाविद, प्राच्य, विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरीज और कुछ अन्य लोगों ने भी पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अब अंग्रेजों की किन बातों की उपेक्षा हम नहीं कर सकते, किन बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो अंग्रेजों की नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, मशीनें, युद्ध के कारगर तरीके आदि बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन क्या हुआ? सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन मतलब ये जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था आई इसके दौरान सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन क्या हुआ? तो सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन हुआ कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई और उसके स्थान पर क्या लिया? व्यक्तिगत संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ? तो अब क्या अर्थव्यवस्था मुद्रा केंद्रित हो गई और जमीन जो है वो बिकाऊ वस्तु हो गई। जमीन कैसी हो गई? बिकाऊ वस्तु। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि अंग्रेजी शासन के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए? तो यहाँ पर आप ये कॉमन चीज लिख सकते हैं कि खेती व्यवस्था टूट गई, व्यक्तिगत संपत्ति और जमींदारी ने उसका स्थान ले लिया, जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई, मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी में बंगाल में किसका उदय हुआ? तो 18वीं शताब्दी में बंगाल में राजा राम मोहन राय का उदय हुआ। वह एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। वह विद्वान थे। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार का क्या काम किया? तो उन्होंने समाज में जो धार्मिक कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उनसे मुक्त कराने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगी। राजा राम मोहन का समाज सुधार में जो सबसे इंपॉर्टेंट योगदान था वो सती प्रथा के क्षेत्र में था कि सती प्रथा के रोकथाम के लिए उन्होंने पूरा योगदान अपना दिया। उन्हीं के प्रयास की वजह से वो बंद हुई। राजा राम मोहन राय के समर्थन में बंगाल का कौन सा परिवार प्रमुख था? तो उनके समर्थकों में बंगाल का जो टैगोर परिवार था, रविंद्रनाथ टैगोर का जो परिवार था वो उनके समर्थकों में प्रमुख था, जिसने बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो टैगोर परिवार था इन्होंने भी बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन दिनों जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति कैसी भावना थी? ये जो पुनर्जागरण वगैरह के जो चल रहे थे, उस समय का काल चल रहा था, उस समय ब्रिटिश शासन के प्रति लोगों के मन में कैसी भावना थी? तो लोगों के मन में असंतोष की भावना थी और वो ब्रिटिश शासन के विरोधी थे। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति में मेरठ में क्या हुआ?
मेरठ में जो भारतीय सेना थी उसने बगावत कर दी। और इस विद्रोह में कौन कौन उभर कर सामने आए, तो इस विद्रोह में कुछ छापामार, श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर सामने आए। इनमें तात्या टोपे प्रमुख थे। किसमें? 1857 की क्रांति में। इस विद्रोह, जो 1857 का जो विद्रोह है, इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कदम उठाया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कदम उठाया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी उस शासन की बागडोर अब अपने हाथों में ले ली। ठीक है। बंगाल के उभरते मध्य वर्ग पर किसका प्रभाव पड़ रहा था, तो बंगाल का जो उभरता मध्य वर्ग था उस पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने सुधार आंदोलन की शुरुआत की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कैसे की, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी की? आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज के आंदोलन का नारा क्या था, तो आर्य समाज के आंदोलन का मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की, अपनी वैदिक संस्कृति की ओर लौटो। रामकृष्ण परमहंस कैसे व्यक्ति थे, तो वह सीधे साधे धर्म प्राण व्यक्ति थे, वे संत परंपरा से आते थे। विवेकानंद ने किसकी स्थापना की, तो विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 20वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध था उसमें भारत के कौन से दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्ति थे, तो एक रविंद्रनाथ टैगोर थे और एक महात्मा गांधी थे। नए विचारधारात्मक आंदोलन चलाने वालों में मुख्य कौन कौन थे, जो नए विचारधारात्मक आंदोलन चलाने वाले थे उनमें प्रमुख कौन कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। सर सैयद अहमद खां कौन थे, तो वे एक मुस्लिम समाज सुधारक थे और वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे। मतलब इस्लाम को प्रमुखता से शीर्ष महत्व देते थे और वो आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे। 1912 में कौन सा उर्दू साप्ताहिक निकला, तो अल हिलाल। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आज़ाद ने किया और ये कब निकला? 1912 में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1912 में जो उर्दू साप्ताहिक निकला अल हिलाल, उसका शुभारंभ किसने किया था, आरंभ किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी, नए विचारधारात्मक आंदोलन चलाने वालों में मुख्य कौन कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए पूरे प्रयास किए थे और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप उस पर रोक भी लगाई गई। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और स्वामी विवेकानंद, ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है। तो ये जो आपका पाठ है अध्याय 6 भारत की खोज का अंतिम दौर 1, इस पाठ के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बन रहे थे वो मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।